हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मजदूरों के भूखे बच्चे मार रहे किलकार, सोना पड़ा घर द्वार, कुछ तो करो सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हम अक्सर कहते हैं बुरा वक्त है, बीत जाएगा, लेकिन उनका क्या, उनके लिए तो कल भी बुरा वक्त था और आज भी भयावह सा लगता है सब कुछ। हम बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की। दर्द अथाह है, लॉकडाउन की वजह से रोजगार भी गया, घर बार से तो पहले ही वो बाहर है। अब इन मजदूरों की पुकार सुनिए, फिर करेंगे चर्चा। हम मजदूरों के भूखे बच्चे मार रहे किलकार, सोना पड़ा घर द्वार, कुछ तो करो सरकार। मजदूरों की पुकार सुनो सरकार। मजबूर हैं, घर से दूर हैं, भूखे प्यासे निकल पड़े अपने सफर पर। मजदूरों पर जुल्म ना करो सरकार। ये तस्वीरें दिल को झकझोर कर देने वाली हैं। पत्थर दिल भी इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा। बेबसी, लाचारी, भूख और फिर मीलों का सफर और फिर पुलिस का ऐसा बर्ताव दिल तोड़ देने वाला है। तस्वीरों को देखकर गुस्सा आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि सवाल मजदूरों का है। मजदूर जो दूसरे राज्यों में रहकर किसी भी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अब उस पर भी आफत हो गई है। 2 वक्त की रोटी और भी मुश्किल से मिल रही है। तस्वीरें यमुनानगर की हैं। यमुनानगर प्रशासन द्वारा पंजाब और चंडीगढ़ से आ रहे प्रवासी मजदूरों को इस वादे के साथ रोका गया था कि उन्हें घर भेज दिया जाएगा, लेकिन 1 दिन, 2 दिन और फिर कई दिन निकल गए और फिर इनका सब्र का बांध टूट गया। परेशान मजदूर सड़कों पर आ गए। फिर जो तस्वीर निकल कर आई वो दर्दनाक थी। पुलिस ने मजदूरों पर जमकर लाठियां भांजी। अरे हम लोग को जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस करके बॉर्डर पार करने नहीं देते हैं। जो बंदे चोरी छुप के पास भी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी इधर लाके छोड़ दिया जा रहा है। इसी कारण हम लोग जाम किए सर। माने था कि कंपनी लॉकडाउन हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया कि बंदे कहाँ से खाएंगे। इधर उधर से पैसे लेकर के मान कितने बंदे तो आए हुए गाँव से 5 दिन हुआ था, वो कहाँ से खाएंगे। जो महीने दिन कमाया था परिवार को भी देखना पड़ता है, उसमें पैसे भेज दिए, जो बचा 2 महीना खाया। राशन वाले बोलता है राशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करें। सरकार जब हमारा कुछ नहीं कर सकती है, नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को जाने दे, प्रशासन हम लोग को तंग ना करे बस। तो अभी बसें जा रही, जैसे यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है, बसें जाती तो हम लोग को सब शौक है करने का। दिल्ली, मुंबई या फिर हरियाणा, जगह कोई भी हो, पर इनकी कहानी एक ही है। लॉकडाउन ने सब खत्म कर दिया। अब बस एक ही उम्मीद है कि किसी तरह घर पहुंचा जाए, जहां कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके, क्योंकि पापी पेट बिना रोटी के नहीं मानता है। देश के अलग अलग हिस्सों से बेबसी और लाचारी की तस्वीरें आ रही हैं। पानीपत में भी मजदूरों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। आरोप मदद न करने का, आरोप लाठीचार्ज का। बिहार भेज दिया जाएगा सर, और 2 दिन रखने के बाद खाना भी नहीं दिया, ऊपर से निकाल भी दिया। जब रोड पर हम लोग चलने लगे तो ऊपर से लाठे मार रहे हैं। 24 घंटे मिला सर। 17 तारीख से हम लोग बैठे हैं सर। 17 तारीख से 18-19 तारीख हो गया। खिचड़ी मिला था बस इतने से, और लाठी ले चल लेते रहे। कहते हैं मुश्किल में सबको अपना घर याद आता है। मजदूरों के साथ भी ऐसा ही है। हर कोई अपने घर जाना चाहता है, लेकिन ना तो उतने साधन है और ना ही कोई रास्ता। अब बस एक ही रास्ता है, और वो है पैदल किसी तरह अपने घर पहुंचना। अमृतसर से पैदल आया? कहाँ जाना है आपने? बिहार। क्या हुआ अब? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रहा, भूखे यहाँ पे 10 दिन से पड़े हुए हैं, कैसे जाएंगे बिहार। लोग आए हैं, क्या बोलता, चंडीगढ़ से आगे से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। आज 10 दिन से यहाँ हम लोग पटाए हुए हैं। कोई हम लोग कोई सहारा नहीं है सर। हम लोग बिहार जाने के लिए सब चाह रहे हैं सर। हम लोग भूखे बिहार जाने के लिए चाह रहे हैं। भूखे प्यासे पैदल ही चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, पर क्या करें, कोई उम्मीद भी तो नहीं है। अगर होती तो भला इस हाल में कौन वापस जाता। कहाँ से आए हो आप? समाना से। कहाँ जाओगे आप? यूपी। कितने दिन हो गए आपको पैदल चलते? 2 दिन हो गए। और आगे जहाँ आपको जाना है वहाँ जाने में कितने दिन लगेंगे आपको, अगर आप पैदल जाओगे? 4 दिन।
4 दिन। तो वहाँ क्या काम करते थे आप लोग समाना में? कंपनी में काम करते थे। तो क्या वजह रही आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा? अरे वहाँ राशन के बिल देते नहीं है, कंपनी भी बंद हो गई। 1 हफ्ता हो गया निकले, क्या करें? कितने दिन से पैदल चल रहे हो आप? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से? कोई साधन से जाने ही नहीं दे रहे, तब 15 बच्चे लेके भाग रहे, खाने को नहीं मिल रहा। तो क्या काम करते थे आप लोग वहाँ पे? हम लोग यही काम करते थे, ये कपड़े का लोबर वाले में धागा कटता था फैक्ट्री में। तो क्या समस्या आ गई वहाँ पे जो आपको? फैक्ट्री सब बंद हो गई, लोग कतई है। तो फैक्ट्री के मालिकों ने कोई प्रबंध नहीं किया आप लोगों के लिए? ना कोई नहीं दिया, न फैक्ट्री वालों ने खाने को दिया, न मोदी दिवाया। 2-3 दिन चाय दिवा दी, वो भी बंद हो गया। मैं कल से चल रहा हूँ। कल से पैदल चल रहे हो? जाने में कितना समय लगेगा और आपको अगर आप पैदल नहीं जाओगे जहाँ आपको सहारनपुर तो जाने को पहुँच रहा था। सहारनपुर? हाँ, इतना जाएंगे बहुत। क्या काम करते थे आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे ये फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते थे। तो क्या समस्या आ गई आपको जो पैदल चलना पड़ गया? चलना पड़ेगा जी, फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा। खर्चा पानी नहीं चल रहा था इसका। अच्छा, तो मालिक जो फैक्ट्री के हैं वो खर्चा पानी नहीं दे रहे, रहने की व्यवस्था नहीं की उन्होंने आपको? कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो मजदूर ही हैं। हजारों किलोमीटर का सफर भूखे प्यासे तय कर रहे हैं। कई मजदूर कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। दर्द बहुत है पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। मरहम की जगह लाठीचार्ज किया जाता है। राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, वादे कई सारे होते हैं, योजनाएं बहुत सारी बनती है, लेकिन जब वक्त आता है तो सारी योजनाएं, सारे वायदे धरे के धरे रह जाती हैं तो बस तकलीफ, मजबूरी और बेबसी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो आज इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ मेहमान जितने जुड़ गए हैं इस वक्त उनसे आपको मिलवा देते हैं। प्रदीप नरोला साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर स्वागत है आपका। रेणु भाटिया जी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीष खटाना कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सुखबीर तंवर साहब INLD के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रेणु जी, सवाल तो आप ही से बनता है। कुर्सी पर आप हैं, सत्ता में आप हैं, शक्ति आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, फिर भी नियत होते हुए भी मैं ये ऐड कर रहा हूं इसलिए क्योंकि जब से कोरोना आया है और जब से ये लॉकडाउन वाला प्रकरण शुरू हुआ है, सरकारों की नियत दिखी है, इस बार इंटेंट दिखा है। उसके बावजूद मजदूर सड़कों पर क्यों हैं, भूखा क्यों है, पैदल चलने के लिए मजबूर क्यों है? गौरव, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो अभी मंजर हम देख रहे थे वो दुखद है। कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल सा दिख रहा था। मैं देख रही थी जो 3 लोग खेतों की तरफ भाग रहे थे और इधर उधर साइकिल से भागने का प्रयास कर रहे थे। ये दुखद है। परंतु अगर आप देखें, आप और हम तो शुरू से ही जब से लॉकडाउन हुआ है जनता के देखने में और ये सारी चीजों को सामने लाने में पहले दिन से ही लगे हुए हैं। आपको ध्यान हो, हमने पहले दिन ही जनता को अपील की थी कि लॉकडाउन जरूर लग रहा है और आप जहां हैं वहीं पर रहें, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो आपको कहीं पर भी जाने पर परेशान करेगा और आप जहां पर हैं वहां पर सुरक्षित रहेंगे। तो अटेंडेंस कैसे सुरक्षित रहेंगे रेणु जी? भूखे, मकान मालिक परेशान कर रहा है। आप मेरी बात सुनिए, बिल्कुल ठीक बात है। मकान मालिक कई परेशान कर रहे हैं, कईयों को कहा भी गया और कईयों के ऊपर कार्रवाइयां भी की गई और बहुत तरीके के हर तरह। कौन से कानून के तहत आप मकान मालिक को ये कह सकते हैं कि तुम किराया नहीं लोगे? देखिए, ये यहाँ पर एक कोई कानून नहीं लागू होता, यहाँ एक इंसानियत का कानून लागू होता है जिसके तहत कहा जा सकता है कि आप लोग जो है इस आपदा की घड़ी में लोगों का सपोर्ट करें। आज के दौर में अगर हम देखें तो हम ही वो लोग हैं, सोशल लाइफ में हम देखें तो हम लोगों को हर तरह का दान भी करते हैं, हर तरह की सेवा करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अब ये ऐसी आपदा का समय आया है जो वाकई में ईमानदारी से अभी सेवा करने का समय था। यदि सब लोग मिलकर सोचकर इस बात को करते, चाहे कोई किराएदार को किसी तरीके से सपोर्ट करने की बात करता या किसी तरीके से भोजन प्रोवाइड करने की बात करता, या जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं वहां पर उनको उन फैक्ट्रीज के तहत मदद करने का प्रयास अगर कोई करता। और जितना रेणु जी, आप मानती हैं सिस्टम फेल हो गया?
प्लानिंग जिस तरह से एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, प्लानिंग उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है आपकी नीयत रही होगी, लेकिन नहीं, सिस्टम में सिर्फ सरकार नहीं आता है। फेलियर नहीं कहेंगे। देखिए, जब कोई सिस्टम बनता है और ऐसी आपदा की घड़ी में बनता है तो उसमें जनता का सहयोग, सबका सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। जब तक सबका सहयोग इस तरह की आपदा में नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि आप सिस्टम को सिर्फ 100% दोषी देंगे। मैडम रेणु जी, सरकारें चाहे किसी भी राज्य की हो, वो कह रही है कि जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो वो अगर भूखा है तो जिम्मेदारी आपकी है। सिस्टम कैसे फेल नहीं हुआ? तो आप ये देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने किसी तरीके से भी कमी नहीं छोड़ी। जहाँ पर भोजन पहुँचाने की बात थी, किसी को कच्चा अनाज जिनके घर से और फैक्ट्री से या कहीं पर लेबर सबका जो था, जहाँ पर काम बंद हो गए थे, वहाँ पर कच्चा अनाज पहुँचाने का पूरा प्रयास किया गया। जहाँ पर नहीं इस तरह के सिस्टम से, वहाँ पर बना हुआ अनाज दिया गया। मैं फरीदाबाद क्षेत्र में रहती हूँ, इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ की हजारों की तादाद में इंडस्ट्री को रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनाज पहुंचाने का कार्य किया। मैं उनमें से एक हूँ। यदि आप ये दिखाने का विषय नहीं है, परंतु अगर आप सबूत के तौर पे पिक्चर्स मांगेंगे तो आपको वो देंगे हम, क्योंकि उस समय में जिन्होंने भी पिक्चर्स दी हमारे पास, वो बाद में आई कि आप लोग इस तरह का कार्य कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने पूरा प्रयत्न नहीं किया, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा काम किया है, लेकिन जनता को भी चाहिए था। थोड़ा सा हम सहयोग मांग रहे थे और बार बार सहयोग मांग रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार कहा कि आप जहां पर हैं वहीं सुरक्षित होंगे, आपको वहीं पर। रेणु जी, ये बात तो समझ गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा, सरकारों ने कहा, इसीलिए प्रवासी मजदूर इतने दिन रुक भी गए। वो आप पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन भूख कैसे भरोसा कर ले मैडम, जब कई लोग ये आज बाहर निकल के कह रहे हैं कि हम लाइनों में लगते थे, हमारी बारी आने से पहले खाना खत्म हो जाता था। कितने दिन भूखे रहेंगे? ऐसा भी हुआ कई जगह पर, लेकिन आप ये देखें, भरपूर प्रयास किया गया, किसी भी तरीके से कमी ना रहे, ऐसा भी किया गया। बहुत से लोगों को दोनों वक्त का खाना पहुंचाया गया। फरीदाबाद की कई संस्थाओं ने दिल्ली गुड़गांव रोड, इसमें कोई दो राय नहीं है रेणु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस लॉकडाउन में सरकार से लेकर, एनजीओ से लेकर, आम आदमी से लेकर सब लोग आए मदद करने के लिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बहुत सारी एनजीओ ने भी सहयोग दिया। फरीदाबाद की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने पूरा सहयोग किया। यहाँ पर मैडम, मैं सवाल यही पूछ रहा हूँ बार बार कि सबके सहयोग के बावजूद मजदूर सड़क पर क्यों है, और वो ये निकल के क्यों कह रहा है कि वो भूखा था, उसको मकान मालिक परेशान कर रहा था, उसके पास खाने के लिए नहीं था, उसके पास राशन नहीं था, उसके पास पैसे नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आपके पास लौट कराऊंगा प्रदीप जी, क्यों है सड़कों पर मजदूर? देखिए, निसंदेह सिस्टम में कमी है, नहीं तो ना ही तो कि मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी स्टेट की सरकारों का दायित्व बनता है और बनता था कि उनके यहाँ जितने भी मजदूर हैं कम से कम उनके खाने की व्यवस्था की जाए। और तब तक लॉकडाउन है, क्योंकि ये जिस तरह की आपदा आई है, जिस तरह की बीमारी है, महामारी है, जो कम्युनिटी कनेक्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो उसमें कम्युनिटी कनेक्ट का जो डर है, जो जहाँ है वहीं रहे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसके खाने और रहने का भी इंतज़ाम हो, ये सरकारों का काम है। चाहे वो केंद्र सरकार की मदद, केंद्र सरकार सीधे तौर पर आकर यहाँ मदद नहीं कर सकती कहीं भी किसी भी स्टेट में मजदूरों की, लेकिन केंद्र सरकारों को राज्य सरकारों के माध्यम से उनका सारा इंतज़ाम कराना चाहिए था। ये बात ठीक है कि आपदा की घड़ी में लॉकडाउन को एकदम अचानक लगाना पड़ा, ठीक है, लेकिन हो सकता है 10-15 दिन में व्यवस्थाएं सुधार ली जाती और इस तरह की जो बातें हैं। शुरुआती दौर में अगर व्यवस्थाओं में कमी होती तो समझ में आती बात। आप चौथा लॉकडाउन लगा रहे हैं, आपने ऑलरेडी बहुत समय ले लिया है, उसके बाद कोई ये कह दे आके मजदूर की मैं भूखा रह रहा हूं, हमको खाना नहीं, हमने अभी सुना है कितने लोगों को। देखिए, बिल्कुल जिस जिले में, जिस स्टेट में वे मजदूर हैं, उन जिलों की, उन स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनके रहने और खाने का इंतज़ाम किया जाए। और
और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अगर उन्हें डंडा मार के अगली स्टेट की तरफ धकेल रहे हैं। बहुत से स्टेटों ने, बहुत से लोगों ने, दिल्ली, मीडिया ने पंजाब, दिखाया बहुत से स्टेटों ने ये काम किया कि उनको धकेल दिया कि आगे चले जाओ, जो होगा आगे वाला देखेगा। लेकिन ये नीति किसी भी स्टेट की नहीं होनी चाहिए। ये आपदा की घड़ी है, इस वक्त सरकारें नहीं, इंसानियत को काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, इसमें इंसानियत कहीं नहीं दिखाई दे। ठीक है, खटाना साहब, क्यों है मजदूर सड़कों पर? देखिए, नूरुल्लाह साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि वो एक राजनीतिक किसी भी पार्टी से नहीं है। और उन्होंने कहा वास्तव में सिस्टम फेल हुआ है और सिस्टम फेलियर है। आज कहाँ? नहीं, सिस्टम हर जगह फेल हुआ है। आप कहीं भी, कांग्रेस वाले राज्यों में भी ना? नहीं, मैं कांग्रेस राज्य की बात नहीं कर रहा। मैं आज हरियाणा, आप हरियाणा न्यूज पे हरियाणा की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जहाँ फेलियर है वो हरियाणा की बात कर रहे हैं। आज हरियाणा में हमने लाठियां देखी हैं, किस तरीके से पहले मजदूरों को रोका जाता है। पंजाब में जो हुआ वो नहीं देखे, राजस्थान में क्या हो रहा वो नहीं देखे, ये सब नहीं देखा है कि आपको भेजने का प्रबंध करेंगे, उसके बाद उनको वहां। सर, मैं उम्मीद कर रहा था, जिस तरह से आपने शुरू किया, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ईमानदारी से कहेंगे कि नहीं, सिस्टम फेल हुआ तो हर जगह हुआ, चाहे वहां किसी की भी सरकार हो। देखिए, सिस्टम हर जगह फेल हुआ, कहीं थोड़ा हुआ, कहीं ज्यादा हुआ। लेकिन अब बोलिए, लेकिन जितना हरियाणा में देखने को मिला, ये उम्मीद तो शायद हमें हरियाणा सरकार से नहीं थी। मेरी बहन अभी रेणु जी कह रही थी कि बहुत दुखद है। दुखद शब्द बड़ा छोटा लगता है सुनने में। दुख उससे पूछिए, अगर किसी इंसान का 100 रुपए का नोट गिरता है उसे दुख होता है। जिन मजदूरों पे लाठियां भांजी गई, उनकी साइकिलें, उनके छोटे छोटे अटैचियां, उनका छोटा मोटा सामान, वो सब कुछ छोड़ के भाग गए। आप सोच सकते हैं, जो आदमी 3 दिन से भूखा था उसको पहले रोका गया, फिर उसको पीटा गया, और आधे कहां से आ रहा था, कहां से आया, फिर वहां से उधर बॉर्डर सील किया गया। उसके बाद नहीं, राजस्थान से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं। ये जिनकी स्टेटमेंट थी, अभी आपने ही दिखाया, वो लोग अमृतसर से आ रहे थे। आखिर क्या पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती जो बॉर्डर हरियाणा का लगता है, जहां हरियाणा गवर्नमेंट शुरू होती है, क्या उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या हरियाणा के मजदूर क्या सड़कों पर नहीं आए? क्या उन्होंने प्लान नहीं किया? पंजाब गवर्नमेंट ने उनको क्यों नहीं आऊंगा रेणु जी, आऊंगा। आप हरियाणा से लोग नहीं गए, सहूलियत की बात मिल गई तो आप बोल रही, आऊंगा आपके पास, आऊंगा जल्दी से। यूपी के अंदर मजदूर डर के मारे नदी में कूदने की जगह फ्लाईओवर पे कूद रहे हैं और जान दे रहे हैं, जहां ट्रकों के नीचे, कहीं रेलगाड़ियों के नीचे। क्या ये मजदूर जो मेक इन इंडिया का नारा देते हैं आदरणीय मोदी जी, क्या ये मेक इन इंडिया बनाने वाले ये लोग नहीं है? जो लोग मेहनत कश लोग हैं, जो सुई से लेके जहाज तक बनाने का काम करते हैं। सर, और आज सिस्टम फेल हो गया। गौरव जी, आज चौथा लॉकडाउन शुरू हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2 महीने के अंदर सरकारों ने क्या किया। आज आप कहते हो इंडस्ट्री शुरू करो, इकोनॉमिक ग्रोथ पे जाओ, इसको दोबारा पटरी पे लाओ, लेकिन पटरी पर तो सिर्फ मजदूर चल रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे? ठीक है, क्या ये इंडस्ट्री सरकार खुद चलाएगी? तंवर साहब, क्यों है मजदूर सड़कों पर? गौरव जी, अभी सभी की बात ध्यान से सुनी। देखिए, आज लॉकडाउन का 56वां दिन है, और प्रथम दिन से और आज तक श्रमिक शक्ति सड़कों पे क्यों है, यही सवाल है आपका। इसका सीधा सीधा सा जवाब ये है, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए इस लॉकडाउन में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, उन सुविधाओं को देने में नाकाम रहे हैं। अनेक राज्य सरकारें दूसरे राज्य सरकारों के सर पे ठीकरा फोड़ने में व्यस्त हैं। इसका उदाहरण पंजाब और हरियाणा का है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है। इसके अलावा केंद्र सरकार जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अनेक तरह की ये बात आ रही है। निसंदेह जो श्रमिक शक्ति है, श्रमिक शक्ति भारत के नागरिक हैं, और उनके साथ इस लॉकडाउन के दौरान जो दोहरे मापदंड अपनाए गए हैं, निसंदेह वो इस लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप 50% से ज्यादा जो कुल जनसंख्या है, उसमें से जो 50% से ज्यादा श्रमिक शक्ति है,
उसके साथ जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र में एक दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड उनको सुविधाएं देने में अपनाया गया है, और इसके बाद आज 56 दिन बाद भी अनेक राजमार्गों पे, अनेक सड़कों पे जिस प्रकार से सर ये सब तो हम लोग देख रहे हैं। मैं तो कारण पूछ रहा था आपसे, आपको लगता है कि वो भूखे हैं कि नहीं है, ये सब पूछ रहा था। डर गौरव जी आऊंगा। अजय गुलिया साहब जेजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। जिस मकसद से लॉकडाउन किया गया था, हाँ ठीक है तंवर साहब, आऊंगा। जिस मकसद से आऊंगा तंवर साहब, रुकिए। वो मकसद तो उसी दिन धूमिल हो गया था जब दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जिस प्रकार से श्रमिक वर्ग इकट्ठा हुआ था, उस लॉकडाउन का मतलब ही समाप्त हो गया था। पुरानी बात छोड़िए, मैं आज की बात करना चाहता हूँ। आऊंगा तंवर साहब, रुक जाइए। अजय गुलिया जी, आप भी सरकार में हैं, सत्ता में हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, शक्ति। अरे तंवर साहब ऐसे नॉन स्टॉप बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा ना सर। तंवर साहब आऊंगा, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। गुलिया साहब सत्ता में है, सरकार में है, जवाब दे पाएंगे ये मजदूर सड़कों पर क्यों हैं? देखिए गौरव भाई, मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश रहा हो, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दलों की उसमें सरकार रही हो, चाहे वो पंजाब रहा हो, राजस्थान रहा हो, दिल्ली रहा हो या हरियाणा रहा हो, सभी सरकारों ने पूर्ण रूप से प्रयास किया कि अपने प्रदेश के अंदर जो भी मजदूर या और भी कोई प्रवासी मजदूर या और भी कोई जरूरतमंद लोग हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा सके। ये प्रयास, देखिए ये प्रयास हर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र सरकार ने किया। कहीं ना कहीं देखिए, मैं एक चीज और इसमें आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि जो लोग सरकारों द्वारा चलाए जा रहे शेल्टर होम्स में पहुंचे, उनके लिए समुचित व्यवस्था की गई, खाने की व्यवस्था भी की गई, लेकिन कुछ लोग जो रह गए अपने घरों में या जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, वहां कमी रही होगी, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं। एक दूसरी चीज गौरव भाई, जो सबसे ज्यादा कमी रही, वो कमी ये रही कि कहीं ना कहीं सारी जितनी भी सरकारों की चर्चा हो रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, एक प्रवासी मजदूरों के अंदर एक विश्वास जो होना चाहिए था, वो विश्वास की कहीं ना कहीं कमी रह गई, जो सरकार को ही देना चाहिए था। हो सकता है उसमें भी सरकार की कहीं कमी रही हो कि आपके खाने पीने की समुचित व्यवस्था प्रदेश के अंदर है, जितने दिन भी लॉकडाउन रहेगा आपके खाने पीने की समस्याएं नहीं आएंगी। और ये जितने भी मेरे साथी बोल रहे थे, इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं कि जितने भी प्रवासी मजदूर थे, स्वयं से ज्यादा उनको इस बात की चिंता थी कि जो उनका परिवार उनके साथ था, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि किसी ना किसी तरह से अपने परिवार को अपने पैतृक जगह पर पहुंचा दें, ताकि अगर ये समस्या आगे भी बढ़े या कितनी भी आगे फर्दर आगे जाए, तो उनका परिवार कम से कम अपने पैतृक स्थान पर सुरक्षित हो। ये जो असुरक्षा की भावना उनके भीतर घर कर गई थी, सबसे बड़ा कारण ये है कि मजदूर सड़कों पर। सुरक्षा की भावना कैसे? लाठी मार के पहुंचा देते, उनको भूखा रख के देते? नहीं, देखिए गौरव भाई, अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो परसों अनिल विज जी का एक स्पष्ट रूप से बयान आया, से कमी कही रही हो, उनका बयान आया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी प्रवासी मजदूर के ऊपर कोई भी सख्ती नहीं बरती जाएगी। उन्होंने स्पष्ट अपने आदेश अपने विभाग को दिए, अगर कहीं कोई लापरवाही होती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो मैंने एक बात कही कि क्या किसी भी प्रदेश में, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश रहा या कोई दूसरी राजनीतिक दल की वहां सरकार रही, सभी सरकारों ने मिलकर के एक सामूहिक प्रयास किया कि किसी भी प्रवासी मजदूर को कोई दिक्कत ना नहीं दी जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, इस बात को हम स्वीकार भी कर रहे हैं। ठीक है, आप इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं। क्या कम से कम आप ये मानते हैं कि कमियां रहती हैं और कमियां हैं? क्या प्रदीप जी ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में कि प्रवासी मजदूर या मजदूरों की शायद कभी हमने वो अहमियत ही नहीं समझी कि उनका डेटा हो हमारे पास, कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन फैक्ट्रियों में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। अगर ये डेटा होता तो एक एक को मदद पहुंचाने के बजाय क्या उन फैक्ट्रियों को या उन ठेकेदारों को सरकार कह सकती थी कि तुम्हारे पास इतने लोग हैं, इनका इंतजाम करो, पैसे हम देंगे? देखिए, प्रावधान है कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जितनी भी है उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है लेबर डिपार्टमेंट में, और जो लोग इसके अंतर्गत आते हैं
उनका कम से कम डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर काम करती है, और उस कंसर्न के वो जो यूनिट्स हैं उनके मालिकों का भी दायित्व बनता है कि कहीं थोड़ा बहुत उनको लगता है कि ईएसआई का पैसा ना जमा कराना पड़ जाए, इसकी वजह से चोरी होती है, उस चोरी की वजह से ये रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। बार बार पहले दिन बात कर रही थी कि जो भी रजिस्टर्ड है, जो जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनके खाते में पैसे डालने की या उनके घर राशन पहुंचाने की या उनको राशन कार्ड या बिना राशन कार्ड के थ्रू भी राशन देने की बहुत सारी जो बातें चल रही थी, व्यवस्थाएं चल रही थी, उसके फेल होने का मूल कारण ये है कि कम से कम 60 या 70% लेबर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर रजिस्टर्ड नहीं है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके साथ ये स्थिति आ रही है कि ना उनको खाने के लिए कुछ मिल रहा है और ना ही उसकी कहीं कोई रिहाई दुआई है, ना ही उसको कहीं कोई बात सुनी जा रही है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं है। ऑर्गेनाइज में तो है ही नहीं, अनऑर्गेनाइज में भी नहीं है। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई और जो उन मजदूरों को खाने का संकट हुआ या उनको उनको रहने की जो किराए की या जिसकी वजह से वो अपने आप को, जिसकी वजह से जिस सुरक्षा भावना की असुरक्षा भावना की बात कर रहे हैं अजय गुलिया, वो वजह यही है कि इसकी वजह से उन्हें उनके अंदर जो भावना आई कि हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारे यहाँ हमें कोई पहचान ही नहीं, बिल्कुल हमें यहाँ कोई नहीं पूछेगा, इसलिए किसी भी तरीके से मैं अपने मातृभूमि पर या उस पैतृक गांव में पहुंच जाऊं या उस एक तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, हिंदुस्तान में रहकर ही हिंदुस्तानी अलग अलग राज्यों में कैसे अपने देश से दूर है, ये फीलिंग क्यों है उसमें, ये एक अलग विषय है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन गुलिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं गौरव भाई, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ गौरव भाई कि प्रदीप नरूला जी बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक बात की, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट की वजह से मैं आप कहेंगे तो आपके टीवी चैनल पे बकायदा वो फॉर्म दिखा दूंगा जो प्रत्येक ऐसी संस्थान पर, चाहे वो ईंट भट्ठे हो या जहाँ मजदूर या किसी मकान के अंदर जहाँ किराए पर जैसे कि प्रथा है हमारे प्रदेश में, अमूमन या अरब प्रदेश में, कि कई लोग मजदूर जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो एक कंपाउंड में ज्यादातर इकट्ठे होकर के लोग रहते हैं, तो उन तक वो फॉर्म पहुंचाए गए, चाहे वो ऑर्गेनाइज थे चाहे वो अनऑर्गेनाइज थे। जो जिस मालिक ने या जिस संस्थान ने, चाहे वो ऑर्गेनाइज था चाहे अनऑर्गेनाइज था, वो फॉर्म भर करके दिए, वहां पर राशन की व्यवस्था। सर वही तो दिक्कत है, उसको यही लगा होगा कि अगर उसने आज आपके फॉर्म पर बता दिया कि उसके पास 500 आदमी काम करता है, तो कल हो सकता है सरकार उसकी गर्दन पकड़ ले और बोले तुमने तो ये सही 100 लोगों का जमा कराया है। साकेत भाई नहीं, मैं बार बार माफी चाहूंगा इस बार। गौरव भाई देखिए, ये किसी संस्थान का नाम नहीं था, अगर वैसे भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गौरव भाई अगर कहीं 30 या 40 या 50 मजदूर इकट्ठे थे, वहां तक भी किसी मकान में वो रहते थे, वहां तक भी ये फॉर्म पहुंचाए गए कि आप इसको भर करके दे दें, अपना आधार नंबर अपना फोन नंबर अगर दे दें तो ये सरकार की। ये कब पहुंचाए गए गुलिया साहब? नहीं, ये चीजें तो ऐसी हैं कि गौरव भाई मैं आपको अभी आपके टीवी चैनल में डिबेट के मध्य में दिखा सकता हूँ कि वो फॉर्म दिए गए कि आप इसको भर करके कब लॉकडाउन शुरू होते ही मैं आपको वेबसाइट पर दिखा सकता हूँ, फॉर्म बकायदा पहुंचाएगा ये दिखा सकता हूँ। लेकिन जो नरूला जी ने भी बात कही, जिस बात को मैंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं उनके मन में जो सुरक्षा का भाव था, जैसे आपने भी कहा कि 100 की जगह 500 का दिखा दिया, कहीं उसके मन में सुरक्षा का भाव तो नहीं आ गया, ये कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहा। लोग इस बात को जो सुरक्षा की भावना है यही बात रही। सरकार की तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं रही, स्वयं जाकर के अधिकारी जानकारी इकट्ठा कर करके लेके आए और अनाज की खाने पीने की कोई कमी सरकार की सर ये झूठ है, मैं आपको बोल रहा हूं। आपकी कोशिश, मैं बिल्कुल उस पर शक नहीं कर रहा हूं, सरकार की मंशा बिल्कुल उस पर शक नहीं जाहिर कर रहा हूं, लेकिन ये सच है कि कई ऐसे मजदूर हैं जिन तक खाना नहीं पहुंचा, वो रो रो के ये बात बता रहे हैं। उसमें एक कारण है गौरव भाई, जो जहाँ पर टेबल थे जिनकी जानकारी सरकार के पास थी वहाँ जरूर मदद पहुंची। गुलिया जी जो ट्रैवल करते रहे, जल्दी से गुलिया जी लोकेशन सरकार के पास। गुलिया जी प्रयास की बातें मैं बता दूं, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूं, ट्विटर फॉलो करता हूं। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से एक एक आदमी के
उसके लिए रोज ट्वीट आता है कि हमने एक आदमी को राशन पहुंचाया। बात यहाँ लाखों मजदूरों की हो रही है और आप एक एक आदमी को ट्विटर पे डाल रहे हैं कि हमने एक आदमी को खाना पहुंचाया। ऐसे प्रयासों की बात कर रहे हैं आप? नहीं प्रदीप जी, देखिए मैं एक चीज आपकी बात कर रहा हूँ, जो जिनकी लोकेशन थी, जिनकी लोकेशन मिली वहां जरूर मदद पहुंची, वो एक नहीं चाहे वो 1000 भी थे, लेकिन जो मूवमेंट में थे उनकी लोकेशन को लॉकडाउन के अंदर ट्रैक करना ना सिर्फ किसी सर जब लॉकडाउन था तो मूवमेंट कैसे हो रही थी, यही ये तो और बड़ा सवाल हो जाता है। एक छोटे सा ब्रेक के लिए मुझे बार बार बोला जा रहा है, मुझे रुकना होगा, लौट कर आएंगे, बाकी मेहमानों से भी करेंगे चर्चा को कंटिन्यू और समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों मजबूर है, मजदूर है और वो क्यों सड़कों पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। जल्दी लौटेंगे। हम मजदूरों के भूखे बच्चे मार रहे किलकार, सोना पड़ा घर द्वार, कुछ तो करो। कुछ के पैरों में चप्पल है, कुछ को वो नसीब भी नहीं है, कुछ बाप के कंधे पर बैठ के चल दे रहे हैं कुछ किलोमीटर, उसके बाद जब पिता थक जाता है तो माँ की गोदी में चढ़ जाता है। ऐसे मासूमों को भी हमने देखा, कुछ सूटकेस पर लटक के, कुछ कहीं और लटक के, कुछ किसी और तरीके से, लेकिन मजदूर सड़कों पर है, अपने बीवी बच्चों के साथ है। कुछ गर्भवती महिलाओं को भी हमने सड़कों पर देखा, कुछ बुजुर्गों को भी हमने सड़कों पर देखा। आखिर सिस्टम ने ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए कि ये जहाँ थे वहीं रहें? सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ऐसे इंतजाम करने पड़ते हैं। रेणु जी, क्या आपको लगता है कि अगर बेहतर तरीके से इसको डील किया जाता या हमारे पास बेहतर ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता सरकार के पास, और अगर उनको पता होता कि किस फैक्ट्री में कितने मजदूर हैं, अगर ये पता होता कि किस कॉन्ट्रैक्टर के पास कितने मजदूर हैं, तो सरकार के लिए थोड़ा आसान हो जाता। वो कॉन्ट्रैक्टर या फैक्ट्री मालिक को कह देते कि भाई आपके पास जितने मजदूर हैं, आपके पास इतने हैं, इनके रहने खाने के इंतजाम की व्यवस्था आप करो, इंतजाम आप करो, पैसे जो लग रहे हैं वो सरकार दे देगी आपको। देखिए गौरव, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास डाटा नहीं था या सरकार ने ये प्रयास नहीं किया कि हर एक मजदूर तक अन्न पहुंचे और हर आ रहा हूँ सुखबीर जी, देख लिया, एटलीस्ट जो उसकी डेली उसमें रहती है। परंतु जो इस तरह की आपदा में अचानक ये लॉकडाउन की स्थिति आई और जो एक सच मायने में अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो आप लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं हम, लेकिन जो एक गुमराह करने वाली जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था एक सर्टेन स्टेज में कि अब तुम्हारे को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें उखाड़ देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसमें मजदूर बहुत सारे कंफ्यूज हुए। बहुत सारे मजदूरों को लगा कि शायद यहाँ पर अब हमारे लिए उजाड़ हो गया या कुछ इस तरह की बात, जबकि सरकार मैडम कंफ्यूजन फैलाने वाला, अफवाह फैलाने वाले के पास तंत्र ज्यादा बड़ा है या सरकार के पास तंत्र ज्यादा बड़ा है? कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए, आपकी वहीं पर हर सुविधा पूरी की जाएगी। पर एक जो जल्दबाजी कहें या परेशानी में डिसीजन नहीं कर पाए हमारे प्रवासी भाई, वो अच्छा, इसमें भी प्रवासियों की गलती है? आप लोग जो कह रहे हैं ना, गलती नहीं कहा मैंने, ये कहा वो डिसीजन नहीं ले पाए। क्या डिसीजन लेना चाहिए था? एक भूखे बेटे को अपनी आंखों के सामने जो बाप देख रहा हो, अपनी प्रेग्नेंट बीबी को भूखा देख रहा हो, खुद को भूखा देख रहा हो, वो क्या फैसला लेता मैडम? और सब तक सुविधाएं पहुंची और आप ये देखिए हर एक के अकाउंट ठीक है, सुनवाइएगा जरा। हर एक को नहीं, मैं फिर से एक मिनट फिर से सुनवा देता हूँ, फिर सवाल पूछूंगा। नहीं रेणु जी, एक बार जरा फिर से सुनवा देता हूँ, आप सबको सुनवाता हूँ, सब लोग सुनिए। प्रवासी मजदूरों का दर्द जो कैमरे के सामने वो बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर करेंगे इस पे बहस। दिखाइए। हम लोग को जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस करके बॉर्डर पार करने नहीं देते हैं, और जो बंदे चोरी छुप के पास भी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी इधर लाके छोड़ दिया जा रहा है। इसी कारण हम लोग जाम किए सर। माना था कि कंपनी लॉकडाउन हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया, कि बंदे कहाँ से खाएंगे? इधर उधर से पैसे लेकर के, मान कितने बंदे तो आए हुए गांव से 5 दिन हुआ था, वो कहाँ से खाएंगे? जो महीने दिन कमाया था परिवार को भी देखना पड़ता है, उसमें पैसे भेज दिए, जो बचा 2 महीना खाया। राशन वाले बोलता है राशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करें? सरकार जब हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को जाने दे, प्रशासन हम लोग को तंग ना करे बस। तो अभी बसें जा रही, जैसे यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है, बसें जाती तो हम लोग का शौक है करने का।
लोग को बोला था कि बिहार भेज दिया जाएगा सर, और 2 दिन रखने के बाद खाना भी नहीं दिया, और ऊपर से निकाल भी दिया। जब रोड पर हम लोग चलने लगे तो ऊपर से लाठे मार रहे हैं। 24 घंटे नहीं मिला सर। 17 तारीख से हम लोग बैठे हैं सर। 17 तारीख से जो 18 19 तारीख हो गया। खिचड़ी मिला था बस इतने से, और लाठी ले चल लेते रहे। अमृतसर से पैदल आया? पैदल आए। कहाँ जाना है आपने? बिहार। क्या हुआ अब? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, भूखे यहाँ पे 10 दिन से पड़े हुए हैं, कैसे जाएंगे बिहार? लोग आए हैं, क्या बोलता, चंडीगढ़ से आगे से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। आज 10 दिन से यहाँ हम लोग पटाए हुए हैं। कोई हम लोग को कोई सहारा नहीं है सर। हम लोग बिहार जाने के लिए चाह रहे हैं सर। हम लोग भूखे यहाँ बिहार जाने के लिए चाह रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? समाना समाना से। कहाँ जाओगे आप? यूपी। यूपी। कितने दिन हो गए आपको पैदल चलते? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। और आगे जहाँ आपको जाना है वहाँ जाने में कितने दिन लगेंगे आपको अगर आप पैदल जाओगे? 4 दिन। 4 दिन। 4 दिन। तो वहाँ क्या काम करते थे आप लोग समाना में? कंपनी में काम करते थे। तो क्या वजह रही आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा? अरे वहाँ राशन कुछ देते नहीं है, कंपनी भी बंद हो गई। 1 हफ्ता हो गया निकले, क्या करें। कितने दिन से पैदल चल रहे हो आप? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से? कोई साधन से जाने ही नहीं दे रहे, तब 15 बच्चे लेके भाग रहे, खाने को नहीं मिल रहा। तो क्या काम करते थे आप लोग वहाँ पे? हम लोग यही काम करते थे, ये कपड़े का लोबर वाले में धागा कटता था फैक्ट्री में। तो क्या समस्या आ गई वहाँ पे? जो फैक्ट्री सब बंद हो गई, लोग कतई है। तो फैक्ट्री के मालिकों ने कोई प्रबंध नहीं किया आप लोगों के लिए? ना कोई नहीं दिया, न फैक्ट्री वालों ने खाने को दिया, न मोदी दिवाया। 2-3 दिन चाय दिवा दी, वो भी बंद हो गया। मैं कल से चल रहा हूँ। कल से पैदल चल रहे हो? जाने में कितना समय लगेगा और आपको अगर आप पैदल नहीं जाओगे जहाँ आपको सहारनपुर तक जाने को पहुँच रहा है। सहारनपुर? हाँ, इतना जाएंगे बहुत। क्या काम करते थे आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे ये फैक्ट्री में काम करता। फैक्ट्री में काम करते थे। तो क्या समस्या आ गई आपको जो पैदल चलना पड़ गया? चलना पड़ेगा जी, फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा। खर्चा पानी नहीं चल रहा था इसके बाद। अच्छा, तो मालिक जो फैक्ट्री के हैं वो खर्चा पानी नहीं दे रहे, रहने की व्यवस्था नहीं की उन्होंने आपको? रेणु जी, सुन लिया होगा आपने। इसमें से बहुत सारे वो लोग भी हैं जिनको हरियाणा की सरकार ने रोका हुआ है और वो कह रहे हैं खाने को नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकार ने सबको उनके स्थान पर रुकने को कहा, और आप ये देखिए देश में 1200 ट्रेन इसी वजह से लागू की गई ताकि हर व्यक्ति जो अपने गांव तक पहुंचना चाहता है उसको सही सलामत उसके घर तक पहुंचाया जाए। और आप ये देखिए, हरियाणा से कई ट्रेन रवाना हुई, 2 दिन पूर्व बसों को भी चलाया गया। आज भी मैं आपके चैनल पर न्यूज में देख रही थी कि सिरसा से 3 बसें जो रवाना होनी थी दिल्ली तक, उनमें से 1 रवाना हुई बिकॉज 2 की बुकिंग अभी नहीं थी। तो सरकार ने तो खुले तरीके से प्रयास किया, 3 बसें वहां पर हैं लेकिन 1 बस के यात्री वहां पहुंचे हैं। सरकार तो अपनी तरफ से सुविधाएं स्टार्ट, वो प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं था रेणु जी, सबके लिए था। आप कोई भी नहीं, वो नॉर्मल रोडवेज स्टार्ट कर दिया गया है। रोडवेज को प्रवासी मजदूरों को यहाँ से क्या दिल्ली ले जाकर आप छोड़ देंगे? उनको बिहार जाना है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ रेणु जी, आप चाहे 100 ट्रेन चलाओ या 500 ट्रेन चलाओ, ठीक है, जो लोग चले गए उनके लिए ठीक है, लेकिन जो भूखा है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि सरकार ने 1000 ट्रेनें चला दी। आप गौरव मेरी बात पूरी होने दीजिए। रोहतक और कई स्थानों से हरियाणा से दरभंगा तक के लिए ट्रेन जा रही, बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। ट्रेन नहीं जा रही तो ये इन्हीं प्रवासी भाइयों बहनों के लिए बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है अगर हमें उस ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग भी देखनी है, हम लोग 3500 4000 जहाँ ट्रेन में जाती है वहाँ। रेणु जी, मैंने नहीं कहा कि सरकार नहीं कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम सारी कोशिशों के बावजूद सारी चीजों का प्रयास करना जरूरी है। और इस समय में सरकार को ये चीज देखना ज्यादा जरूरी है कि ये जो हमारे प्रवासी भाई हैं ये भी इस मुसीबत में ना आ जाए कि यहाँ तो अपने आप को गांव पहुँचाने की बात कर रहे हैं और गांव जाते जाते में या गांव में जाकर इनको वही चीज के शिकार ना हो जाए। ठीक है, आऊंगा, वापस आऊंगा। तंवर साहब, रेणु जी आऊंगा, वापस आऊंगा, सबको मौका देना है। तंवर साहब जल्दी से। गौरव जी, विषय ये है कि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की है,
जो कि अधिकांश उन मदों में है जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, वो सारी की सारी काउंटिंग करके एक गणना बना दी गई, एक आंकड़ा बना दिया गया 20 लाख करोड़। चलो अच्छी बात है 20 लाख करोड़, लेकिन मैं मोहतरमा रेणु भाटिया जी से पूछना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो ये श्रमिकों की समस्या है, इस पे केंद्र के पूरे राष्ट्र के स्तर पे इन मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए या हरियाणा प्रदेश के लिए कितना फंड एलोकेट हुआ है? निसंदेह रेणु जी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन सर आप एक दूसरे का जनरल नॉलेज टेस्ट करने बैठे हैं यहाँ पे, या फिर नहीं तंवर साहब, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आज चर्चा क्या कर रहे हैं हम मजदूरों का जिक्र कर रहे हैं। आप पहुंच गए 20 लाख करोड़ पे हर बात पर। नहीं ऐसे नहीं होता ना सर, डिबेट क्या हो रही है, आप कहां पहुंच गए, सिर्फ अपने प्रॉफिट के जो पॉइंट्स हैं वो बोल देना, वो ठीक नहीं है ना सर। हम मजदूरोों की बात कर रहे हैं आज। श्रमिक वर्ग का है और श्रमिक वर्ग के लिए जो प्रावधान होने चाहिए थे 56वें दिन भी किस प्रकार के हालात सर, जो मतलब क्या आर्थिक पैकेज दिया गया है उसमें इन श्रमिकों के लिए क्या दिया गया है, कृपया करके भारतीय जनता पार्टी की रेणु भाटिया जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए सुखबीर जी, एक मिनट सर, आपका संगठन तो बहुत बड़ा संगठन है, आप लोग कहते हैं कि बहुत पुराना संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। क्या आप लोगों को ये पता चल रहा था कि प्रवासी मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं और वो भूखे हैं? गौरव जी, हमें जहां भी पता चला कि जहां भी प्रवासी या स्थानीय मजदूरों को कहीं भी खाने की समस्या थी, हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स ने पूरा प्रयास किया है कि उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। रही बात कि एग्जैक्टली पता लगाना, ये सत्ता पक्ष का काम है, ये प्रदेश सरकार का कार्य था। तो अगर आपने खाना पहुंचा दिया आपके लोगों ने तो कोई भूखे नहीं रहा होगा, फिर ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं मजदूर। अगर आपके संगठन ने हरियाणा में सबको खाना पहुंचा दिया जो भूखा था, फिर तो ये मजदूर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहती हूँ गौरव भाई, इनसे जरूर पूछे जी। इनके संगठन में रेणु जी आपको काउंटर कर रही हैं। रेणु जी बोलिए। के लिए हमने फंड भी बनाया और अनेक हमारे साथियों ने। रेणु जी काउंटर करना चाहती है आपको, रेणु जी बोलिए। असल जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और सत्ता पक्ष में। अरे तंवर साहब एक मिनट, आपके लिए सवाल है, सुनिए ना। हाँ तंवर साहब आपके लिए सवाल है, सुन लीजिए। पूर्णतः विफल रही है। हाँ बोलिए रेणु जी। गौरव जी, मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहती हूँ, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये किसी भी सरकार पर उठा रहे हैं या किसी पार्टी पर उठा रहे हैं, ये मुझे ये बताएं, ये भी इसी समाज का हिस्सा है। आपदा की घड़ी में इन्होंने अपना कितना फर्ज निभाया, इनके संगठन ने कहाँ तक अन्न पहुँचाया, कितने लोग इनके अन्न से वहीं पर सेटल हुए, कितने लोगों को इन्होंने सेटल किया। आपदा की घड़ी में तो हम सबको मिलके रहना है ना। आपको ध्यान हो, जब मोदी जी को हटाने की, पिछाड़ने की, अब कहाँ पहुंच गए रेणु जी आप? बात 1 सेकंड, 21 पार्टियां इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पर जब मदद करने की बारी है तब ये कहाँ पर चले गए? ठीक है, तो ये पूछिए, आपदा की घड़ी में इनको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। मतलब सवाल ना पूछे कोई, विपक्ष में बैठा है लेकिन सवाल न पूछे कि आखिर मजदूर सड़कों पर क्यों है। बिल्कुल पूछे, लेकिन अगर वो कोई सहयोग कर रहा है। हाँ ठीक है, बोलिए तंवर साहब, बोलिए। बिल्कुल पूछिए, बोलिए तंवर साहब। गौरव जी, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हालात ये है, आज एक लोकोक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है। मर्ज बढ़ता गया जूझ दवा की। 56 दिनों से जिस प्रकार से प्रवासी भी और स्थानीय मजदूर भी जिस प्रकार से तरस हैं, ये इस बात का अपने आप में उदाहरण है। इनके पास कोई जवाब नहीं है, झूठे आंकड़े हैं, सब कुछ झूठा है। आपके संगठन ने क्या ये डेटा पहुंचाया है सरकार तक कि भाई हमारा संगठन बहुत पुराना है, हमको पता है कि यहाँ ये वाला मजदूर का जो की बस्ती है ये यहाँ खाना नहीं पहुंच रहा है, यहाँ ये सर सवाल तो सुना करिए तंवर साहब, सवाल से पहले ही आप शुरू हो जाते हैं। पूर्णतः निर्वहन किया है और जहां तक संभव। अरे सर आपकी स्पीच सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, सवाल सुनिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। सवाल सुना करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने बोलना शुरू नहीं किया, आप शुरू हो जाते हैं सर।
मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके संगठन ने सरकार तक कितना डेटा पहुंचाया या स्थानीय प्रशासन तक कितना डेटा पहुंचाया है कि हमारा संगठन बहुत पुराना है, हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जी, हमको ये खबर है कि इस इलाके में, इस बस्ती में लोग भूखे हैं। हमारे मैं गौरव जी आपका सवाल समझ गया। सबसे पहले डेटा पहुंचाने वाला सरकार को अगर कोई संगठन था तो वो इंडियन नेशनल लोकदल था, और सबसे पहले सरकार के मुख्यमंत्री कहां पहुंचाया, कोई सबसे ज्यादा कहां पहुंचाया, किसने पहुंचाया, कैसे पहुंचाया? ऐसे हवा में बात मत करिए। लोकदल है, इस बात को कैसे नकार सकते हैं? केवल 2 क्षेत्र ऐसे आप बता, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो बताइए ना सर, कहां कहां का डेटा पहुंचाया? को सुविधाएं दी हो, केवल 2 क्षेत्र बताएं। अगर इंडियन नेशनल लोकदल इतनी बड़ी बात रखते हैं, केवल 2 क्षेत्र ऐसे बता दें। मनीष जी मुस्कुरा रहे, कांग्रेस को भी लेके आते हैं डिबेट में। मनीष जी मुस्कुरा रहे हैं, बोलिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मजदूरों की हालत देख रहे हैं, वो परेशान है, आप मुस्कुरा रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। देश आज जिस संकट की घड़ी से चल रहा है, और मेरे दोनों ही बड़े काबिल एक बहन और एक भाई आपस में जिस तरीके के तर्क वितर्क कर रहे हैं, नूरुल्लाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं ट्विटर फॉलो करता हूं और ट्विटर पे मैं देखता हूं कि खट्टर साहब के उसमें आता है कि हमने एक आदमी को राशन दिया, जबकि लाखों लोग सड़कों पर हैं और भूखे हैं। अगर मैं यहाँ पर जो आपदा की बात कर रहे हैं, जो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मेरे ख्याल से हरियाणा प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश में आदरणीय हमारे जो सांसद महोदय हैं दीपेंद्र जी ने, उन्होंने 1 करोड़ रुपए भारत सरकार को, 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार को, और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जितने भी मैसेज उनके आते हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे FB पे हो, चाहे उनको टेक्स्ट मैसेज आते हैं, चाहे फोन पे आते हैं, अब हरियाणा से नहीं बल्कि झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो सत्तारूढ़ पक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने भी उनकी इस बात के लिए पीठ थपथपाई है कि हमने दीपेंद्र जी को जितने भी मैसेज करे, जितने भी लोगों का डाटा भेजा, चाहे वो 100 का था, चाहे वो 50 का था, जैसे कि यहाँ के बिहार के जो मजदूर थे, जो उत्तराखंड के थे, जो उत्तरांचल के समझ गए सर, आगे वो लोगों ने जब वहां पर मैसेज किए तो उन लोगों कर हर संभव सहायता और मदद पहुंचाने का काम टीम दीपेंद्र ने हरियाणा के अंदर किया। दीपेंद्र जी लेकिन पंजाब वालों से क्यों नहीं पूछते? अभी जो हमने बयान सुना, एक मिनट सर, अभी जो हमने बयान सुना है मजदूरों के, उनमें से ज्यादातर वो हैं जो पंजाब से आ रहे हैं। पंजाब से क्यों धकेल दिया हरियाणा में? कहा ये अचानक लॉकडाउन हुआ। गौरव जी, आज 56 दिन बाद भी ये पंजाब से क्यों धकेल दिया हरियाणा में? देखिए नहीं, मैं गुलिया जी को लेके आना चाहूंगा एक बार डिबेट में। एक मिनट गुलिया साहब, बहुत देर से मैं 2 लाइन बोलूंगा। जल्दी से मैं आपको आऊंगा। रेणु जी, हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम बचा, आऊंगा। बताऊं कि जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं कि मजदूर सड़कों पर, हरियाणा में जितने भी मजदूर यहाँ से गुजर रहे हैं वो यहाँ का प्रवासी नहीं है। यहाँ के प्रवासी ज़्यादातर सेटल हो चुके हैं, ज़्यादातर क्योंकि अब पटड़ी पर आ रहे हैं, उद्योग भी खुल रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जो पीछे से धकेले जाते हैं आगे, राजस्थान से आ रहे हैं, पंजाब कहीं से भी, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा। ये वो मजदूर हैं, उनके जो खाने वाने की व्यवस्था है उसमें कोताही हो रही है। ठीक है, आखिरी कमेंट सबसे चाहिए। गुलिया साहब, माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा कम टाइम दे पाया, लेकिन अभी आपके पास 30 सेकंड है। बताएं क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए अभी, और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसके जरिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है, इसमें से किसको कोरोना है किसको नहीं है, और साथ में जा रहे हैं तो सबको हो सकता है। बिल्कुल सरकार का दायित्व बनता है, सरकार अपनी जिम्मेवारी भी समझती है। एक चीज जो नरूला साहब ने कही थी वो पीछे से धकेले जा रहे हैं, फिर भी हरियाणा प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, वो भारतवर्ष के नागरिक हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रदेश से आए हैं, हरियाणा सरकार का दायित्व बनता है, हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है। अगर कोई कमी कहीं रह गई है तो उसको दुरुस्त करेंगे। एक दूसरी बात 10 सेकंड में कहना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतनी बड़ी झूठ या टीवी चैनल पर बोली, ये दीपेंद्र, सांसद दीपेंद्र जी का अगर ये बता दे कहीं 2 करोड़ की कह रहे थे, अगर 1 रुपया भी, 1 रुपया मतलब 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, 1 करोड़ रुपए भारत सरकार को, 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार को, और 1 साल की तनख्वाह, पैसे, ये उनकी बात पूरी होनी दीजिए पहले। हाँ, अगर वो पहली बात गौरव जी, ये कानून में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है, वो दे ही नहीं सकते। ये कोविड-19 की या उनके राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ गाइडलाइन है, वो सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट खरीद सकते थे उस पैसे के, जो कि उन्होंने ना खरीद करके सिर्फ घोषणा करी, लोगों को झूठ बोला। मैं इस चीज में ये घोषणाएं करने का काम जेजेपी पार्टी का है गुलिया साहब, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अगर हरियाणा के अंदर कोई व्यक्ति आज मदद करने के लिए सड़क पर उतर रहा है तो उसका नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है।
अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की मदद कर रहा है, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, तो उसका नाम दीपेंद्र सिंह। ठीक है, एक मिनट सर, मेरे पास आधा मिनट भी नहीं है। रेणु जी जल्दी से 10 सेकंड में। 10 सेकंड गौरव भाई। अच्छा ठीक है गुलिया साहब, 10 सेकंड जल्दी से चैलेंज करता हूँ। हाँ। दोनों पिता पुत्र अगर लॉकडाउन के दौरान हरियाणा प्रदेश में कहीं दिखाई भी दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली से करते हैं, ये चुनौती है दोनों को। और जो मैंने 2 करोड़ की बात कही, अगर ये झूठ होता है मानहानि का दावा करें मेरे ऊपर। ठीक है, झूठ बोलने वाले ठीक लोग है, हैं। माफी चाहूंगा सर, रोक देश में आऊंगा। इस समय- मनीष जी आपको 10 सेकंड दूंगा। चलिए पहले आप ही 10 सेकंड ले लीजिए, जल्दी से काउंटर करिए। गुलिया साहब, इस समय जो आर्थिक संकट रेणु जो जी आ रहा देश हूं, पर रेणु है जी आ रहा ना, हूं। ये मानहानि दावा करने के लिए और राजनीति करने के लिए नहीं है। ये सर लोग एक राजनीति दूसरे करने आगे की बात बढ़कर क्यों मदद करते करने के लिए है। करिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। माफी के साथ आप ये सबको मदद रोका। करने रेणु जी, का समय है। रेणु जी ये 10 मानहानि सेकंड दावा करने का समय नहीं है। हटाना सब, रुकिए। रेणु जी 10 सेकंड, आखिरी कमेंट। गौरव, मैं केवल इतना कहूंगी कि मेरे भाई बहुत उछल के बातें कर रहे हैं कि हमने 1 करोड़ दिया। आऊंगा तब सब रुकिए। मुझे हैरानी ये है कि अगर इन्होंने देश के लिए ये सब सिस्टम किया होता, आप ये देखिए आज कितने ही वेंटिलेटर्स की आवश्यकता, कितनी चीजों की आवश्यकता जगह जगह तक है, जहां पर हम पिछले 6 सालों में पहुंचा के थक गए। लेकिन आज अगर इन्होंने मदद की बात की तो कहीं पर भी वो साबित नहीं हो पा रहा है। आपके ठीक है, ठीक सांसद है। हैं, तंवर आप भी साहब, बताओ। माफी चाहूंगा रेणु जी, मेरे पास टाइम नहीं है। तंवर साहब से भी लेना आखिरी कमेंट, 10 सेकंड। तंवर साहब, आप प्रियंका गौरव गांधी जी, का झूठ देखिए। गौरव जी, मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता जल्दी से। हूं, सर्वप्रथम सरकार जो भी श्रमिक शक्ति है उसको सूचीबद्ध करे और जो सुविधाएं हम नहीं दे पाए 56 चलिए, दिनों माफी में, के साथ आप वो सबका सुविधाएं बहुत बहुत हम शुक्रिया, बहुत प्रभाव से बहुत धन्यवाद आप देश सभी का। में सारे ऑडियो डाउन कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। हालांकि ये डिबेट ऐसी है, विषय ऐसा है कि इस पे आप बहुत देर तक बहस कर सकते हैं, और जब पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ जाएं तो उनका चश्मा अपना अपना होता है और उनको एक ही चीज़ अलग अलग तरीके की नज़र आती है। फिलहाल अपना रखिएगा ख्याल, और जो प्रवासी मजदूर भाई जो सड़कों पर हैं, अगर वो सुन पा रहे हैं, उनसे आग्रह यही है कि सरकार ने जहां भी हैं आप जो भी इंतज़ाम किया है वहां थोड़ा धैर्य के साथ कुछ दिन और रुक जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि आप बेहतर तरीके से इंसानों की तरह घर जा सकें और सुरक्षित जा सकें। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मजदूरों के भूखे बच्चे मार रहे किलकार, सोना पड़ा घर द्वार, कुछ तो करो सरकार।